देना। अब आप इस बात को समझिएगा। मैं जहाँ तक राजनीतिक कारणों से उन्होंने ये फैसला क्यों किया, नहीं किया, वो मैं उन पे छोड़ता हूँ। पर एक बात तय है कि शायद जो बदलते परिप्रेक्ष्य, आपने कहा कि जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे कांग्रेस के, वो ही आज बीजेपी में आ गए। राजस्थान लोकसभा चुनाव से पहले पॉलिटिकल आवाजाही अपनी चरम पर है और ये आवाजाही एक तरफा ही हो रही है। सब कोई बीजेपी में आते जा रहे हैं। एक खेप आती है तो दूसरी खेप तैयार हो जाती है आने के लिए, और कहीं ना कहीं कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता, चाहे वो आदिवासी नेता हो, चाहे वो जाट नेता हो, ऐसे नेता जो मंत्री रह चुके हैं राज्य में भी और केंद्र में भी, वो सभी लोग बीजेपी की तरफ रुख कर रहे हैं। इस आवाजाही के ऊपर कांग्रेस का केवल और केवल एक ही स्टैंड होता है कि, या एक ही नैरेटिव होता है कि ईडी से डरा के, ईडी से धमका के ये काम किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इन तमाम सारे आने वाले नेताओं के भाषण सुने जाए, इनकी बात अगर सुनी जाए, तो साफ तौर पे पता लगता है कि उनको कांग्रेस के अंदर करियर क्राइसिस दिख रहा था। उनको समझ में आ रहा था कि हमें वोट नहीं मिलने वाले, हमारा आगे का करियर खत्म होने वाला है। महेंद्र जीत सिंह मालवीय ने तो साफ साफ कह दिया था कि मेरी कंस्टिट्यूएंसी में कांग्रेस को कहीं कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा। और बड़ा सवाल ये भी उठाया इन नेताओं ने कि अगर इतना ही कॉन्फिडेंस है गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट या अशोक गहलोत को, तो खुद क्यों नहीं ले लेते वो लोकसभा का टिकट? खुद क्यों मना कर रहे हैं लोकसभा का टिकट के लिए? क्या इससे कांग्रेस का डर मालूम नहीं चल रहा? इन दोनों नैरेटिव्स में से कौन सा नैरेटिव सही है, कौन सा गलत, इस पूरे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कर्नल देवानंद, जी, जो जी। कहीं ना कहीं सेना में भी अपना बहुत वक्त दे चुके हैं जिंदगी का और बहुत काम किया है। उसी के साथ साथ सामाजिक रूप से भी गुर्जर समाज में बहुत एक्टिव है, संघ के कार्यकर्ता भी हैं और पॉलिटिकली भी बहुत जबरदस्त चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। तो सर, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये जो दो नैरेटिव्स दिए जा रहे हैं, कौन सा सही है? ईडी का दबाव वाला या फिर कांग्रेस की करियर क्राइसिस का? अ, इन दोनों के साथ-साथ मैं पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ा जो जो सही है कि वो है कि मोदी जी का परफ़ॉर्मेंस इतना बेहतर है कि उसके आगे अब ये नैरेटिव चलाने के अलावा कोई चारा ही नहीं है किसी के पास। अब वो सौभाग्य रहा कि जो लोग बीजेपी से जुड़े हैं, उनकी किस्मत ही अच्छी रही कि वो उस हवा के साथ हैं आज के दिन, जो परफ़ॉर्मेंस की हवा है। और देश का नागरिक भी देखिए चाहता है हमारा देश उन्नति करे, हमारे मसाइल हल हों। और जो लोग नेगेटिव नैरेटिव चला कर के 70 वर्षों से जियो अपीज़मेंट हो, जहाँ पर एक धर्म विशेष के लोगों को गुमराह करने का काम रहा हो, चाहिए वो जातिवाद का जहर समाज में घोलने का रहा हो, चाहिए परिवारवाद अपनी अपनी बाहुबल धन और अपना बल का बाहुबल लिखा, उन सारे नैरेटिव्स को मोदी जी ने इनके जो कार्यशैली रही है, परफॉर्मेंस, उसने फेल कर दिया नंबर 1। अब उसके बाद जो आजकल जो एक राजनीतिक नैरेटिव चल रहा है, ऐसा भी नहीं है मेरा इस कहने से कि सारे जो हम बीजेपी के जितने स्टेट्स हैं, वो सारे दूध के धुले हो गए, ऐसा भी नहीं। मोदी जी हैं, उनका परफॉर्मेंस की लोग विश्वास करते हैं। और वो सत्य भी है। चाहे आप डिफेंस देख लो, चाहे सामाजिक देख लो, चाहे धर्म देख लो, चाहिए 370 देख लो, चाहिए राम मंदिर देख लो, चाहिए सड़कों का निर्माण देख लो, चाहिए सर, कैनाल्स का कुछ देख लो। कांग्रेसी नेताओं ने तो ऑफ द रिकॉर्ड यहाँ तक कहा जी, जी, है जी, जी। और ये बात साफ की है कि पहले ये समझा जाता था कि मोदी जी का प्रभाव लोकसभा में तो पड़ता है, विधानसभा में विधानसभा बिल्कुल में नहीं नहीं, पड़ेगा। वो वो पढ़ के दिख गया। दिख गया। और ये भी दिख गया कि बिना वसुंधरा राजे के भी पूरी राजस्थान तरह से राजस्थान जीता जा सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और दूसरी चीज, अब तो लोकसभा है। अब तो जब लोकसभा विधानसभा में कांग्रेस की इतनी स्कीमें, इतनी रेवड़ियां, इतने घेवर बांटने के बावजूद भी वो हार जाती है, तो लोकसभा में जीतना संभव ही नहीं है, या कांग्रेस के लोग ऐसी बात कर बिल्कुल, रहे हैं? मैं आपने 2 सवाल उठाए। पहला ये ईडी का एक नैरेटिव, दूसरा करियर का। एक सवाल मैं देश से पूछना, क्या ईडी कोई नया ऑर्गेनाइज़ेशन देश में खुला है? क्या ये अभी अभी 10 साल में आया है? मुझे ज्ञान है कि ईडी बहुत पुराना है और इसका टास्किंग ही अलग है। और अगर वो कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, अब आपके मन में क्या है? चोर के मन में चोरी और संत के मन में श्रद्धा है और पूजा है। तो अब जो लोग ये नैरेटिव चला रहे हैं ईडी ईडी, इसका मतलब यकीनन इन लोगों ने ईडी का दुरुपयोग किया होगा कहीं।
क्योंकि वरना तो ईडी में मानता हूँ एक अब कोई सेना का नाम लेकर के कहे कि सेना कोई गलत काम कर सकती है, तो मैं मानता हूँ उचित नहीं है। तो ईडी का जो नैरेटिव चला रहे हैं ये लोग सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए। पर दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात वरुण जी जो आपने बोली है, ये है करियर क्राइसिस। बहुत एक अच्छा वर्ड आपने कॉइन करके निकाला है और इस वर्ड से मैं पूरी तरह सहमत हूं, क्योंकि देख साहब पॉलिटिशियन है, उसका करियर पॉलिटिक्स है। अब जब उसको लगता है कि जब विधानसभा में बड़े बड़े दिग्गज नेता धराशायी हो गए, अरे साहब आप क्यों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को स्टेट के चुनाव लड़ाए, तो आप क्या सोच रहे हैं वो कोई कीर्तिमान हासिल करके आए तो उनको यहाँ भेजा है? ऑब्वियसली उनको इसलिए भेजा, भैया तुम्हारी सेंट्रल जगह जगह नहीं है, तुम जाओ और अपना स्टेट में काम संभालो। अब सेंटर में नए लोग आएंगे। हाँ नए लोग आएंगे, जीत गए स्टेट में तो अच्छा है, नहीं जीते तो भैया मेरे लिए वैसे अच्छा है। तो ये तो एक क्लैरिटी है ना, वो अपने आप को मन में चाहे सो बोले। अब उसी प्रकार जब पॉलिटिशियन का करियर की बारी आई ऑपोजिट कांग्रेस पार्टी की, ठीक है कांग्रेस पहले थी, तो अब उनको जमीन का स्तर पता है। जब स्टेट के अंदर अरे साहब बड़े बड़े नेता धराशायी हो गए क्योंकि मोदी जी के नाम से चुनाव लड़ा, और मोदी जी की प्रशंसक है लोग, मैंने कहा ना उनका काम बोलता है। अब सवाल यहाँ उठता है कि वो लोग अब कांग्रेस के हों चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी में हो, चाहिए बीजेपी वाले तो बीजेपी में रहेंगे, भागेंगे कहाँ? अब उनको टिकट मिले नहीं मिले भाग तो सकते नहीं बेटे। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस वाले आ सकते कि उन्हें पता है कि उनका करियर बिल्कुल चौपट है। वो बिकॉज हर पार्टी में अच्छे नेता होते हैं, ऐसा थोड़ी होता है साहब कि एक पार्टी में सारे नेता बराबर है। देयर आर गुड पीपल इन एवरी पार्टी। तो जो करियर बनाना चाह रहे हैं ऑब्वियसली वो सही फैसला ले रहे हैं, बिकॉज आफ्टर ऑल अच्छा पॉलिटिशियन देश के प्रोग्रेस में योगदान करेगा। अब मोदी जी के साथ उनको मौका मिल रहा है। और देखिए बीजेपी की एक बहुत अच्छी बात है, वो साफ कहती कि जो हमारे मोदी जी की विचारधारा और हमारे पार्टी की विचारधारा से सहमत है, आपके लिए दरवाजे खुले हैं। ये राष्ट्र की पार्टी है, राष्ट्र निर्माण में आइए और आहुति दीजिए। तो मैं मानता हूं ये सही इस तरह का एक नैरेटिव है। और कांग्रेस का जहां तक ताल्लुक है ना, पार्टी वाइज मैं विश्लेषण नहीं करना चाहता हूं, उनके लिए लीडरशिप क्राइसिस इतना बड़ा है कि अब उसके अंदर क्या है, पहले इतिहास में क्या होता था, 77 इमरजेंसी के बाद इंदिरा जी आई तो एकदम वापस जीत गई, तो लोगों को गलतफहमी होगी भैया पंगा मत लो, क्या पता जीत जाए। देशवासियों अब वो जमाना गया, अब जमाना मोबाइल का है, सोशल मीडिया का है, हर चीज के बारे में लोग इन्फॉर्म्ड है या वेल इन्फॉर्म्ड ऑडियंस है, पीपल है, फैसला। पर सर सवाल एक और भी बड़ा है, एक तरफ कुछ दो राज्यों में या एक दो और राज्य उसमें आ गए, किसान आंदोलन चल रहा है, किसान लोग आंदोलित हैं, या वो किसान है कि भी नहीं उस पर भी एक सवाल उठ रहा है, किसान है कि आड़तीय हैं ये भी एक सवाल है। लेकिन जो शख्स किसान के नाम पर एनडीए का गठबंधन तोड़ चुका था पिछले लोकसभा चुनाव में, जो एनडीए के गठबंधन से लड़के जीता था उसके बाद तोड़ चुका था, हनुमान बेनीवाल, वो किसानों की वजह से वो गठबंधन तोड़ते हैं और अब किसान आंदोलन में चू तक नहीं बोलते हैं। दूसरा सवाल, लालचंद कटारिया जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, वो किसान आंदोलन दूसरी जगह चल रहा है और उसी वक्त बीजेपी में आ जाते हैं। तो इससे तो साफ होता है कि किसान आंदोलन को राजस्थान में कोई सहमति नहीं है। और दूसरी चीज, क्या हनुमान बेनीवाल जो जाट नेता, एक मोस्ट पॉपुलर जाट नेता का खिताब स्वयंभू अपने को देते थे, क्या उनका किसानों से मोह भंग हो चुका है? मैं सबसे पहले किसान आंदोलन पे आने से पहले बेनीवाल जी की, मेरे व्यक्तिगत बहुत अच्छे मित्र हैं वो, और मैं जहाँ तक राजनीतिक कारणों से उन्होंने ये फैसला क्यों किया नहीं किया वो मैं उन पे छोड़ता हूँ। पर एक बात तय है कि शायद जो बदलते परिप्रेक्ष्य, जहाँ आपने कहा कि जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे कांग्रेस के वही आज बीजेपी में आ गए, तो वो बहुत क्लियर है कि किसान आंदोलन से एक्चुअली इन चीज़ों का रिश्ता कम है और पॉलिटिकल एक एडवांटेज हर व्यक्ति लेना चाहेगा जो उसकी छूट है। पर यहीं पर ही क्योंकि आपने किसान आंदोलन की बात कही, मेरी देशवासियों से किसान आंदोलन के जो सो कॉल्ड किसान आंदोलन मैं नहीं मानता, पहली बात मैं बहुत साफ सटीक, और जो लोग बैठे हैं मैं उनको तथाकथित किसान कह सकता हूं क्योंकि मुझे नहीं पता है क्या, पर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। पहली बात, क्या कोई भी देश का किसान लाल किले के ऊपर तिरंगे का अपमान करेगा? वो किसान नहीं हो सकता, मैं स्वीकार नहीं करूंगा, देश भी नहीं करेगा। दूसरी बात, किसान अमीर हो सकता है
पर क्या किसान इतना अमीर हो सकता है कि 80 लाख की गाड़ी के अंदर बैठ करके पीछे ट्रॉली बांध करके और भिंडर वाले जैसे उग्रवादी की फोटो लगा करके महिमा मंडन करे? वो भी किसान नहीं हो सकता है। और अगर बदकिस्मती से वो अगर काम किसान का करता है, पर वो जो भिंडर वाले का महिमा मंडन करे, वो देशद्रोही है, ऐसा मैं मानता हूं एक सैनिक होने के नाते। तीसरी बात, अब किसान आंदोलन के ऊपर मैं मोदी जी को अच्छा मानता हूं इस मामले में। वो क्या कहते हैं, हमारे अन्नदाता है, और वो हाथ जोड़ते रहते हैं। उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर लॉ बनाए, उसको भी वापस लिया, सम्मानपूर्वक लिया ना, नहीं लेते तो उनका कौन सी सरकार गिर रही थी, पर उन्होंने सम्मान किया। और वो पंजाब के हमारे जो किसान हैं, पंजाब के जो सरदार भाई बंधु हैं, वो उनका बड़ा सम्मान करते हैं, मैं भी करता हूं। वो राष्ट्र हम बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं जब गुरु नानक जी के और हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के जब ये मानने वाले लोग जब सम्मान से, हमें गर्व है कि वो हमारे हैं। पर अब एक चीज बताओ साहब, कि जो पंजाब के अंदर जो किसान आंदोलन जो नाम दे रहे हैं, तो किसान कहता है, तो दूसरी क्या सिर्फ पंजाब में किसान बच गए? राजस्थान में नहीं है, यूपी में नहीं है, केरल में नहीं है क्या, और राज्यों में नहीं है क्या? तो वहां से तो कोई आवाज नहीं आ रही। और लास्ट बात, जो मोदी जी सम्मान करते हैं, मैं मोदी जी की समझ सकता हूं, पर मैं एक सवाल, मैं एक नागरिक होने के नाते पूछना चाहता हूं। किसान अन्नदाता, ठीक है भाई, तो किसान कहता है कि जो मैं काम करता हूं उसकी मेरे को कीमत दे, वरना मैं अनाज नहीं उगाऊंगा। फेयर एनफ, आप कहते हैं आपकी मांग सरकार मांगे नहीं मांगे उनसे पूछो, मोदी जी माने नहीं माने। पर मैं दूसरा सवाल यह है कि क्या बिजनेसमैन वो देश को नहीं चलाता है? कपड़े बनाने वाला है, लाइट बनाने वाला है, तो वो कल कहे कि मैं बिजनेस दुकान खोली है और मेरे को भी गारंटी दे मोदी जी की मेरा इतना खर्च हुआ, इतना में बिकेगा, वरना मैं कल तुम्हें ब्लैकमेल करूंगा, कपड़ा बनाना बंद कर दूंगा, तुम सब नंगे घूमो सड़कों पे। तो ये बात अब ज्यादा दिन नहीं चल सकती। और तीसरी बात, अगर कोई भी चीज, कोई भी हम राष्ट्र के अपने मर्जी से कर रहे हैं, ठीक है, ये सम्मान राजनीतिक तौर पे देते हैं क्योंकि पॉलिटिकली आदमी को लगता है बदनाम नहीं होना है, कल वोट नहीं देंगे लोग, नैरेटिव चला देंगे कि एंटी किसान। अरे भाई, एंटी किसान कहां है? अगर उस लॉ को किसी ने पढ़ा है, मैं जितना समझ, अब किसान कौन है? मैं भी तो किसान हूं भाई, मेरे पास भी खेती की जमीन है, मेरे पास भी आज खेती कर रहा हूं, पर मैं सेना का अधिकारी हूं, तो मैं उस किसान की कैटेगरी में खड़ा हो जाऊं क्या जाकर के कि यार मैं गरीब किसान हूं? अरे किसान वो है बेचारा जो रोजी रोटी कमा रहा है। और देखिए, ये नैरेटिव चल रहे हैं इनके चुनावों के पहले। मैं इससे आगे देश की सुरक्षा से जुड़ना चाहता हूं किसान आंदोलन को। ये किसान आंदोलन पंजाब से क्यों जुड़ता है? और जब किसान आंदोलन नाम है तथाकथित, मैं आंदोलन मानता ही नहीं हूं, जब यहां पर ये लोग जो बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर के सड़क पे जाम करने, आज पटरियों पे बैठे, मैंने सुना है पटरियों पे बैठे, इनको समर्थन कहां से मिलता है? कनाडा की सरकार से। जो आदमी प्रधानमंत्री हमारे लिए बैठ देश के लिए, और जब उसके देश में किसान इकट्ठे होते हैं तो उसके पास वो छुप जाता है जाकर के। तो ये सिक्योरिटी एंगल से जोड़ के देखा जाए। और रही बात ब्लैकमेलिंग की, भैया वो किसान कहता है कि मैं अन्न उगाता हूं, 5 रुपए का 50 कमाता हूं, तो भैया हर जो देश में मजदूर भी काम कर रहा है, कल वो हड़ताल कर देगा, कहे आज से मजदूरी नहीं करूंगा मोदी जी, मेरे को आप ऐसा करो, मेरा खाना कैलकुलेट करो, मेरे बेटे की शादी कैलकुलेट करो, मेरे बेटे का खर्चा, तो भैया देश चलेगा कैसे? तो ये बात है, जो ये लोग हैं ये राजनीतिक लोग हैं। और दूसरा, राजनीतिक के साथ ये भारत के 2+5 जो एनिमी है, जो 0.5 जो एंटी नेशनल देश के अंदर छुपे हैं, ये उन लोगों का मखोटा है। कृपया करके आप इनके साथ मत होइए। और वो जो बाहर बैठे, जो देश के अंदर आग लगाने की, और लास्टली कानून, चुनाव से पहले आपको याद आ रहा है क्या आज पटरी कर रखी है? और मैं आग्रह करूंगा भैया, हम किसान लोग राजस्थान के, मैं भी किसान हूं, अगर मेरे को, अगर आप अगर वो बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर के, तो मैं सैन्य अधिकारी होकर के कह रहा हूं ना कि मैं भी किसान हूं, क्योंकि मेरे पास भी 2 बीघा खेती है। तो अगर मैं किसान हूं तो मैं आपको भी कह रहा हूं कि कृपया करके आप किसान नहीं है। और जो लोग आज के दिन, मैं देख रहा था सुबह न्यूज में वरुण जी कि वो पटरी रोक के बैठे, भाई साहब गवर्नमेंट से आग्रह करूंगा। हाँ, दूसरी, वहां सरकार किसकी है साहब? मैं अब ज्यादा नहीं जानता हूं, ये गवर्नमेंट जो स्टेट लेवल पे, मोदी जी एक आग्रह है मेरा आपसे इस तरह कि जब से ये देश के अंदर स्टेट के चुनाव अलग और पार्लियामेंट के चुनाव अलग होने लगे हैं, तब से जो स्टेट के अंदर जो लोकल पॉलिटिक्स कर करके वो अपना वर्चस्व बढ़ाते चले गए, इसको खत्म करने का, इस प्रॉब्लम्स का एक इलेक्शन देश में होना चाहिए, जिससे कि एक मुद्दों पे चुनाव हो, प्रदेश के मुद्दे भी राष्ट्र मुद्दे समावित हो करके लोग फैसला करें।
और सरकारें बनाए, मैं मानता हूं उसका हल हो जाएगा। और जहां तक बात है इन राजस्थान एक दो चेन, ये देखिए पॉलिटिशियन, आपने सही कहा ना कि करियर ही डूब रहा है, तो बेचारा वो रह करके डूबती नाव पे कौन से कोई एक कमांडर के अलावा कोई नहीं रुकता है, सब छोड़ छोड़ के भागते हैं। और अच्छी बात है ना, मैं बीजेपी को बधाई देना चाहूंगा, उन्होंने अपने दरवाजे खोल रखे हैं कि भाई हमारी विचारधारा से सहमत हो, आइए मोदी लेकिन जी क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह की आवाजाही अगर चलेगी जी तो देश उस तरफ चला जाएगा जहां अपोजिशन बचेगा ही नहीं? हाँ, इसमें एक गलती अपोजिशन की है कि वो ऑप्शन ही नहीं देते। उनके पास राहुल गांधी के अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। वो ऑप्शन देंगे तब कुछ चीजें होगी। लेकिन फिर भी डेमोक्रेसी में अपोजिशन का होना नहीं, बहुत जरूरी है। बहुत अनिवार्य है साहब। देखिए कि इंदिरा गांधी, खैर नेहरू जी जब आए थे तो अगर आपको याद होगा सरदार पटेल के लिए वोट हुए थे 12, आई थिंक सबसे पहली वोट वो क्या बोलते हैं, ईवीएम हैकिंग उस समय हुई थी। इसने अपने बैलेट मोहनदास, बॉक्स। हाँ बैलेट, मोहनदास करमचंद गांधी जी ने कहा था कि भाई पटेल साहब नहीं होंगे प्रधानमंत्री देश के, नेहरू होंगे, जबकि 0 वोट मिला था। वो छोड़ दें, उसके बाद इंदिरा जी आई, उनका व्यक्तित्व था, वो लोगों में पॉपुलर थी। और उन्होंने भी जब उनकी ताकत ज्यादा बढ़ गई तो उन्होंने क्या किया, इमरजेंसी लगा दी देश में, क्योंकि उन्होंने सोचा कि मैं जीत जाऊंगी। और वो उनका आपने बिल्कुल सही कहा कि उन वाक्यों को आपने जोड़कर उन्हें ईवीएम हैकिंग का नाम देना। अब आप इस बात को समझिएगा, अगर आप इसको आज जो ईवीएम हैकिंग के आरोप लगाए जा रहे हैं उससे जोड़े तो इससे बड़ी ईवीएम हैकिंग तो कोई होगी ही नहीं। जहां पर एक वोट नहीं वो प्रधानमंत्री बना दी। अब मैं यही आपने सवाल पूछा, मैं एक और आगे आना चाहता हूँ। जब ताकत बढ़ती है ना, इंदिरा जी की हत्या होती है, दुखद हत्या, उस हत्या के बाद में राजीव गांधी जी उस प्रेम सहानुभूति वेव के अंदर बनते हैं, उनको इतनी मेजोरिटी मिलती है। उन्होंने क्या किया, वो सहानुभूति का इस्तेमाल आज भी हो रहा है। अरे साहब उन्होंने किया क्या, मैं देशवासियों को बताना चाहता हूँ। सबसे पहले उन्होंने तुष्टीकरण को इतना बढ़ावा दिया। सबसे पहले तो उन्होंने बेचारी उस महिला को कोर्ट ने भत्ता दिया, उसी को कानून बना करके, उसको क्या नाम था उनका, जो मुस्लिम महिला थी जिसका सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि भाई संबानो बानो ने, उन्होंने पहला इस्तेमाल अपनी ताकत का वहां किया। दूसरी ताकत कहां दिखाई, उन्होंने 91 के अंदर एक ऐसा, 91 की बात है ना उनकी, हाँ नहीं उनके नहीं, उनके बाद जैसे कांग्रेस ताकत में आती है, उसके बाद कौन से कानून बनाते हैं ये, एक कानून बना कौन सा, इसका क्या बोलते हैं, नरसिम्हा राव जी के टाइम या किसका, ताकत बढ़ी ना कांग्रेस की, इन्होंने कानून बनाया कि कोई भी, वो तो शुक्र है कि एप्लीकेबल नहीं हुआ, कि कोई भी राइट्स होंगे तो मेजोरिटी वाले को प्रूव करना पड़ेगा। अरे वाह। तीसरा इन्होंने एक कोई वो क्या वक्फ बोर्ड एक बनाया जिसके अंदर कोई कानून नहीं है, वक्फ बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये कहीं ना कहीं माइनॉरिटी एक्ट बनाए। माइनॉरिटी, अरे भाई माइनॉरिटी क्या होती है देश में, आप बताओ साहब, माइनॉरिटी क्या है, 15% माइनॉरिटी है देश की। और ऊपर से ऊपर इन्होंने कितने कुकर्म किए कि हमारे संविधान में, मैं जितनी जानकारी रखता हूं, हमारे संविधान में हिंदू शब्द सिख, जैन, बुद्ध सबके लिए एक संविधान में एक उसको कोड में माना जाता था, इन्होंने इनको भी बांट दिया। तो ये ऐसे काम करते हैं क्योंकि ताकत में आ गए थे। तो ये एक खतरा है, अपोजिशन जरूर होना चाहिए, पर देखिए अपोजिशन में बचेगा चरित्र वाले, वही तो लड़ेंगे ना। तो कहीं ना कहीं कोर्स करेक्शन हो रहा है, लेकिन अब थोड़ा अपोजिशन को भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हुए कोई ऑप्शन देना चाहिए, इसलिए थोड़ा अपोजिशन बचे और कहीं ना कहीं देश जो है वो एक विकास की तरफ जा रहा है, इस पे कोई डाउट है नहीं। और राजनीतिक भी अपना विकास देख रहे हैं, इसीलिए वो दल बदल रहे हैं, आवाजाही चालू है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पूरी तरह से एक ब्रॉडर लाइट इस पूरे टॉपिक पर दी। ऐसे ही हम चर्चा करते रहेंगे और अवेयरनेस हर विषय पर आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू वरुण जी। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।